and negotiate terms with Mr. Jinnah. जहां तक बात इतनी गर्मा गर्मी वहां पे थी कि महाजन बोलते हैं, अगर आपने हमारी बात को नहीं माना, हम आपके साथ एक्सीड करना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात को नहीं मानते, अगर फोर्सेस को आप जम्मू कश्मीर में नहीं भेजते, तो मेरे पास महाराजा की इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप नहीं मानोगे मैं लाहौर में जाऊंगा और मैं जिन्ना से बात करूंगा एंड देन वी डिस्कस नेगोशिएट एक्सेशन विद पाकिस्तान। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू सेड यू मे गो, आई एम कोटिंग, दीज आर नॉट माई वर्ड्स। ही सेड यू मे गो एंड अल्टीमेटली ही वॉकड आउट। लेकिन चूंकि वहां पर सरदार पटेल भी थे और जैसे ये बात हुई गर्मा गर्मी, तो सरदार पटेल ने मेजर महाजन के कान में कहा, मिस्टर महाजन यू विल नॉट गो। एंड इन द मीन टाइम ए स्लीप फ्रॉम द डाइनिंग रूम जिसका जिक्र आपने किया, वो नेहरू के पास आती है। वो स्लिप किसने लिखी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और जैसे ही शेख नेहरू ने वो स्लिप को पढ़ा, वो बोलते हैं अगेन आई कोट, वो शेख साहिब से द सेम थिंग। मीन्स जो बात मेहरकम महाजन कह रहे थे वही बात शेख ने कही। और लिखने वाले लिखते हैं कि द ऑलरेडी रेड फेस ऑफ नेहरू टर्न मोर रेड। जब उसे ये चिट्ठी पढ़ी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इट वॉज अ सिंपल स्टेट इशू। महाराजा who alone had the power to decide the fate of Jammu and Kashmir in terms of constitutional law on the subject, he took a decision to link the fate of Jammu and Kashmir with New Delhi. लेकिन नेहरू, कांग्रेस, उन्हें ये बात पसंद आई नहीं। लेकिन जब शेख वो नो ऑप्शन आई, जिसके पास कोई अथॉरिटी थी ही नहीं, आपने जब उसे कहा, आपने माना, तो आपने पहले ही दिन प्रोसेस ऑफ एक्सेशन को आपने निगेट किया। आपने कंट्रोवर्सी पहले ही दिन जो थी वो क्रिएट की, सिद्धहीन किया आपने। जनरल सिंह ने कहा कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इन द सेम फॉर्मेट एज साइंड बाय अदर 562 आर्टिकल्स स्टेट्स। लेकिन आपने पापा इंसिस्ट किया, इज द रिकॉर्ड, क्या लाइक वी एक्सेप्ट ऑफर, लेकिन वही डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन, इस पर बात होगी। जब ये बातें थी, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि पहले दिन से मिसहैंडलिंग हुई और आप बात कर आज आप इसको इशू को रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हम वैक्यूम में नहीं जा रहे हैं, हम एक डेफिनेट पॉलिटिकल सिस्टम, डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से हमें आजादी मिली और एक खास फ्रेमवर्क में हम रह रहे हैं। हमारी एक्सेशन हुई अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी एक्सेशन की बात नहीं है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट डिड नॉट एडमिट कंडीशनल एक्सेशन। इट कुड नॉट, ये कर ही नहीं सकता था, बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं थी। दो बातें, एक ही बात थी, आप इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी है, दैट्स ऑल। और जो प्रिंसेस स्टेट्स हैं, जब ये लैपटॉप मोती से हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट होगी और उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट लिखता है। एक तो ये कि इंडिपेंडेंस एक्ट को ध्यान से पढ़िए, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी which wanted to keep the princess states in a state of uncertainty. ऐसी कोई बात नहीं है। It's a clear, unambiguous independence act। उसमें एक ही बात थी कि the princess states had either to join India or Pakistan, but the ultimate power, that I'm using the word absolute power, the absolute power authority vested with the Maharaja, who in his wisdom could join either the British dominion or the Pakistan dominion। ये सच है, ये सच है कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया था वो ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता था और ऑफर को एक्सेप्ट भी कर
था, लेकिन ही कुड नॉट ले डाउन कंडीशंस। कहीं ऐसी बात है नहीं। वो एक्सेप्ट कर सकता था, ये सच है, वो एक्सेप्ट कर सकता था, ये भी सच है, लेकिन वो कोई भी कंडीशन जो थी वो इम्पोज नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट सेशन हुआ उसे बड़ी बातें क्लियर थी कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है, जो स्टेट जिस कंट्री साथ एक्सिट कर रही है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1949 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि जो स्टेट एक्सिट कर चुकी हैं, आप जो सेटल्ड इश्यूज हैं उनको आप रिप्रेजेंट करोगे, आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है आप उसको उठाकर देख लीजिए, कहीं ऐसी बात कोई है नहीं। इवन डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, अगर आप उसको पढ़ के देखिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप जो सेटल्ड इशू है आप उसे रिओपन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी डोमिनियन दूसरी डोमिनियन के साथ बार्गेन नहीं कर सकती थी ऑन द इशू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर आप ऐसा करते हो, देन यू नेगेट द वेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू नेगेट द वेरी इंडिपेंडेंस एक्ट। तो बातें बड़ी क्लियर। एक ही अथॉरिटी थी, वो था महाराजा। जब महाराजा ने फैसला कर लिया कि स्टेट का बिल इंडिया के साथ हो गया है, दैट वाज ऑल। और ये जो आज बातें हो रही हैं इंस्ट्रूमेंट मर्जर, इन्हें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट मर्जर कब साइन हुआ और क्यों हुआ। जब इंडियन स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1951, प्लीज नोट, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 1951 में हुए हैं, बाकी कंट्री में इलेक्शन 1952 में हुए हैं, 52 में, जब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और जब वो जो जिसकी बात कर रहे हैं, कपूरथला हो जा, पटियाला हो जा, क्या नाम है, जयपुर हो जा, बीकानेर हो, यह बात जो मैसूर की बात चल रही है, दे मर्ज विद व्हाट जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट थी, इनका एक्सेशन क्लियर था। और जब मर्ज इनके साथ हुई, जो अर्थ-वाइल ब्रिटिश इंडियन स्टेट थी, ताकि ये एक वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने। और जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, जम्मू कश्मीर को उस पर से बाहर रखा गया। जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर को उसका हिस्सा नहीं था। अगर उसका हिस्सा होता तो शायद चाहे हिमाचल हमारे साथ मिलता, या हम हिमाचल या पंजाब के साथ मिल जाते। ये झूठ बोला जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आज बातें चल रही हैं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी गवर्नमेंट, ये जो जम्मू कश्मीर की थी जनता, उस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में रखे हुए हैं। कभी फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि उमर साहब ने जो कहा वो ठीक है, क्योंकि मैसूर की पिछली जाती थी। बिल्कुल पढ़ा नहीं उन्होंने हिस्ट्री को। अगर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एक्सेशन, हिस्ट्री ऑफ मर्जर पढ़ी होती तो ऐसी बात को कभी नहीं कहते। उसको पढ़ाइए ना, क्लास ले लीजिए। मैं इससे जितना कहना चाहूंगा, ये बातें बड़ी पहले क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन हिस्ट्री में कई बार बातें लेट भी होती हैं। कई बार सर्टेन थिंग्स हैपन जिनको हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर उमर ये बात नहीं बोलता कि एक्सेशन तो हुई, मर्जर नहीं हुआ, आज ये सारी बातें सामने नहीं आती। और आज ये जो बातें सामने आ रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरियों के पास एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो हम कह रहे हैं उसको काउंटर कर पाए। अगर चीज की बात करनी है तो वो तो साइंस एग्रीमेंट होता है, और अगर वो साइंस एग्रीमेंट है तो वो सामने लाना चाहिए। आप ध्यान दोगे और ये बोलोगे हमारा जो एक्सेशन हुआ वो किसी चीज के अंडर हुआ, तो सामने लाइए ना। हमें पता है हमारे पास चीजें हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट हमारे पास है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, 1975 अकॉर्ड वो भी हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जो आपको इजाजत देता हो
कि जम्मू कश्मीर के सेंट्रल इश्यू को रीओपन करना। और वह सबसे बड़ी बात, जो प्रोफेसर की बात प्रोफेसर साहब ने कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में अडॉप्ट हुआ, क्या उसमें को पहले इसके बारे में प्रोविजन था? There was not a single provision in the Indian Constitution which permitted the government of India to go to United Nations and tell it that we are prepared to hold that flag in order to ascertain the views of the people. कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये अथॉरिटी महाराजा की थी। महाराजा के बगैर कोई कर नहीं सकता था। और गवर्नमेंट का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका हम ऑपरेट कर रहे हैं, आप मुझे वो कोई भी प्रोविजन बता दीजिए जहां पर उसने नेहरू को परमिट किया हो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट किया हो कि वो यूएन असेंबली में जाए और वहां पर वो फ्लड की बात करें, वो कहां? आप कर नहीं सकते हो आप। और ये लोग बातें करते हैं ऑन मॉरल ग्राउंड्स, हमारी कमिटमेंट्स नहीं। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम स्टैट्यूट की बात करते हैं, वहां पर स्टेट फॉर्मेशन में जब मॉरल कमिटमेंट की बातें कोई नहीं होती है। जैसे अभी ये दिल्ली एग्रीमेंट की बात चलती रहती है रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे वी हियर कि दिल्ली एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन रीडिफाइन किए जाए। मैं पूछता हूं भाई, ये दिल्ली एग्रीमेंट है कहां? किधर है ये? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम दिल्ली एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट थी, ये एक स्टेटमेंट थी जो प्राइम मिनिस्टर ने 24 जुलाई 1952 को ऑन दी फ्लोर ऑफ द असेंबली में दी। और उसने कहा हमारी बातें 6 साल से चल रही थी, जिन्हें बातें हुई हैं, अभी बात तो पूरी हुई नहीं और आप उसको बोलते दिल्ली एग्रीमेंट। मीन्स यू स्पीक अ लाई एंड इट बिकम ट्रूथ। यही हमारे जो लोग नेता हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मामला पूरे एक्सेप्शन का नहीं था कि जहां पर डाउट क्लियर किए गए, मामला जम्मू कश्मीर के नाम पर भी था। हम 370 की बातें करते हैं, 19 अक्टूबर 1949 की बातें करते हैं कि 306 डिस्ट्रिक्ट के सामने आया, वहां पर कोई बहस हुई नहीं। एक आदमी जरूर बोला, मौलाना हसन मोहानी ने, द ग्रांट ऑफ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर ऑन द कोर ऑफ रीजन वुड एनेबल टू अज्यूम इंडिपेंडेंस आफ्टरवर्ड्स। सो इसके बाकी बातें हम भूल जाते हैं। उसके पहले बड़ी बातें हुई 23 सितंबर 1949 एंड द फ्लोर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वहां पर एक साजिश रची गई कि जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम ही बदल दिया जाए। द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर शुड बी चेंज टू द स्टेट ऑफ कश्मीर। जिसका अर्थ है रेजोल्यूशन है। अगर प्रोफेसर के.टी. शाह जो बिहार से मेंबर थे, लक्ष्मीकांत मोइत्रा जो वेस्ट बंगाल से थे, एच.टी. कामित जो सेंट्रल काउंसिल बिहार से थे, अगर वो वहां पर नहीं लड़ाई लड़ते, आज इस स्टेट का नाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं होता, स्टेट ऑफ कश्मीर होता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमने पहले दिन से जम्मू कश्मीर की एक्सेशन को लेकर एक के बाद एक क्वेश्चन खड़ा किया। और आज खुशी जी है कि 63 साल के बाद भी आज हम जहां बैठे हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए हमारा स्टेटस क्या है, हम इधर के हैं कि हम उधर के हैं, हम कहां रहेंगे कहां जाएंगे कोई पता नहीं है। और ये सिर्फ इंडियन स्टेट में ही ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में बहावलपुर, अब उसको भी स्टडी कर लीजिए, तो वहां कल को बोलेगा कि बहावलपुर का केस और जम्मू कश्मीर का केस और क्या नाम है इसका मैसूर का केस बराबर है, ऐसा होता नहीं है। देखिए, हिस्ट्री एक जो है उसके पीछे बड़ा कुछ होता है, फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को ध्यान रख के हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी एक डेफिनेट हिस्ट्री है जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी एम्बिग्यूटी जो है वो नहीं है। आपसे मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई एग्रीमेंट की कॉपी है वो लोगों के सामने रखी जाए ताकि लोगों को पता चले